नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2022 को एक पूरी 10 जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें से 9 रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। आइए हम उन सब जजमेंट्स को थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं, था क्या जजमेंट्स को। ये एक पहली रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सलीम अपीलेंट्स है और सिविल अपील 6776 ऑफ 2022 की है और रिस्पोंडेंट्स हैं के रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में फाइल की थी। यहाँ पे जो ऑर्डर जो फाइल किया गया था, जो सिविल अपील जो फाइल की गई थी, जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के जो बेंच है, जो 29 अक्टूबर 2021 का था, उसमें जो रिट अपील थी, उसमें डिविजनल बेंच ने, जो हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने रिट अपील को डिसमिस कर दिया था और सिंगल बेंच के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था और इसमें कहा था कि जो अपीलेंट को जो अपीलेंट है उनको रीइंस्टेट द रिस्पोंडेंट, अपीलेंट जो है वो रीइंस्टेट करेंगे रिस्पोंडेंट को और जितने और सारे एडिल्स भी हैं वो साथ मतलब जो हैं उनको पे करेंगे। और यहाँ पे ये फैक्ट्स थे। फैक्ट्स में बताया था कि वो पंचायत असिस्टेंट में काम करते थे, एक की पोस्ट पे काम करते थे, तो कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली थी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की वजह से और जो पनिशमेंट अवार्ड कर दी गई थी और पनिशमेंट के बेसिस पे जो मैटर रिट पिटीशन फाइल की गई थी। 2007 में पहली रिट पिटीशन फाइल की गई थी। 2009 में जो ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया था और डिसमिसल के ऑर्डर को जो है क्वैश कर दिया था और मैटर को डिमांड कर दिया था कि इंक्वायरी किए बिना जो है मतलब बिना इंक्वायरी किए बिना जो है डिस्पोजल करना मतलब अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है। उससे डिमांड कर दिया कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और अपॉर्चुनिटी जो है डिलिंक्वेंट को दी जाए कि वो अपना केस डिफेंस कर सकें। फिर उसके बाद भी ये हुआ कि उसके बाद भी रिमांड करने के बाद भी इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दिए बिना ही और इनके कमेंट्स लिए बिना ही जो है फ्रेश ऑर्डर पास कर दिया गया 2009 में और फिर उसके बेसिस अगेंस्ट में फिर से रिट पिटीशन डाली गई हाई कोर्ट में। सिंगल बेंच ने जो है सिंगल जज ने और रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया और रीइंस्टेटमेंट कर दिया ऑर्डर को और मतलब ऑर्डर को क्वैश कर दिया और कहा और रीइंस्टेटमेंट कर दिया और साथ में कहा कि बैक वेजेस भी दिए जाएं क्योंकि ये वायलेट्स करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, क्योंकि कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो नहीं दी गई थी डिलिंक्वेंट को और उनके कमेंट्स नहीं लिए गए थे इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट के, तो जिसकी बेसिस पर डिसमिसल का ऑर्डर पास किया गया और उसको फिर चैलेंज किया गया था डिविजनल बेंच में। और फिर यहाँ पे फाइनली ये कंक्लूजन ये निकला कि हाई कोर्ट ने जो है डिविजनल बेंच के हाई कोर्ट ने एरर की थी क्योंकि सीधा रीइंस्टेटमेंट करने का नहीं मतलब सीधा ऑर्डर जो है वो रीइंस्टेट करने को कह दिया गया था और इस हाई कोर्ट को यहाँ पे डिविजनल बेंच को रिमांड करना चाहिए था जहाँ पे जो एरर कमिटेड हुई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मतलब यहाँ भी लिखा है कि रिमिट कर देना चाहिए था मैटर को टू द डिसिप्लिन अथॉरिटी के पास भेजना चाहिए कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करें और जिस पॉइंट पे जहाँ विशिएटेड हुई है मीन्स जैसे इंक्वायरी ऑफिसर की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई कमेंट्स नहीं दिए गए जब उनसे रिपोर्ट कॉल नहीं की गई, जहाँ पे विशिएटेड हुई है वहाँ पे रिमांड करना चाहिए उनको और कॉपी जो है इंक्वायरी ऑफिसर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपी है वो जो है डिलिंक्वेंट को दी जाए वहाँ पे उस पॉइंट पे उनको वापस रिमांड कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए डिलिंक्वेंट को कि वो अपने कमेंट्स दें इंक्वायरी ऑफिसर की जो रिपोर्ट के ऊपर अपने कमेंट्स दें। तो यहाँ तक उनकी इस अपील को सक्सीड कर दिया, लेकिन साथ में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि डिसमिसल ऑर्डर जो है वो दो बार मैटर को रिमांड किया जा चुका है और बिना जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना जो है वो ऑर्डर्स पास किए गए। तो इस बार अब कॉस्ट लगा दी गई उनके ऊपर जो अथॉरिटी के ऊपर और कहा कि 50,000 रुपीज जो है कॉस्ट है वो रिस्पोंडेंट को दिए जाएं विद इन द पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम टुडे। ये तो थी पहली जजमेंट आई है। अब हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं। दूसरी जजमेंट क्या आई थी वो हम देखते हैं इसमें। और जो सेकंड जो जजमेंट आई है वो सिविल अपील 6733 ऑफ 2022, ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट में देखिए जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है इलाहाबाद के
जो ऑर्डर के वो चैलेंज किया गया था सेकंड अपील में। जो सेकंड अपील में क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी सेकंड अपील को और कंफर्म कर दिया था जजमेंट को जो पास की गई थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जो ऑर्डर था सूट का सिविल कोर्ट का, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था और डिग्री ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट पास बाय द लैंड ट्रायल कोर्ट ओरिजिनल, जो फिर इसके बाद डिफेंडेंट ने यहाँ पर प्रेजेंट अपील फाइल की थी। अब यहाँ पे ये था कि जो ओरिजिनल जो प्लेंटिफ हैं उन्होंने एक सूट फाइल किया था ट्रायल कोर्ट में कि परमानेंट इंजंक्शन चाहिए उनको, और सूट को सूट का जो आधार था वो एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल थी, जो कि 1996 की एक सेल डीड थी, सॉरी एक एग्रीमेंट था 23 मार्च 1996 का, और इसमें ओरिजिनल प्लेंटिफ ने परमानेंट इंजंक्शन मांगी थी और उसमें प्रेयर मांगी थी कि डिफेंडेंट को मतलब रिस्ट्रेन करने के लिए कहा गया था कि उनकी जो पीसफुल पोजेशन है प्रॉपर्टी, सूट प्रॉपर्टी में डिस्टर्ब ना करें, और इसके बेसिस पे ओरिजिनल डिफेंडेंट ने एक उसी सूट में काउंटर क्लेम किया था और डिग्री ऑफ द पोजेशन जो है वो मांगी थी। और ट्रायल कोर्ट ने जो क्या किया कि सूट को जो है ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे उनके जो सूट को डिसमिस कर दिया और उनको जो परमानेंट इंजंक्शन की रिलीफ नहीं ग्रांट की, और लेकिन जो काउंटर क्लेम था डिफेंडेंट का वो अलाउ कर दिया कि, और उसमें ये बताया कि जो प्लेंटिफ है वो प्रूव नहीं कर सके कि वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ द सूट है, प्रॉपर्टी है सिंस 1997 से। और इसके बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने ओरिजिनल प्लेंटिफ्स थे वो प्रूव नहीं कर सके एग्रीमेंट टू सेल फॉर द सेल कंसिडरेशन जो 14,000 रुपये का था, और इसलिए जो कि उनके पोजेशन में कैसे आया हुआ ये प्रूव नहीं कर सके। फिर उससे डिससेटिस्फाइड होके फर्स्ट अपील डाली गई और फर्स्ट अपील कोर्ट ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। फिर बाद में उस ऑर्डर को अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने जो है सेकंड अपील डाल दी। सेकंड अपील के ऑर्डर को भी सेकंड अपील ने हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर को कंफर्म कर दिया फर्स्ट अपील के ऑर्डर को। तो अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेंशन रखी कि जो अपनी कंटेंशन से कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही कंसिडर किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो सबमिशंस को रिकॉर्ड करने के बाद ये बताया कि जो ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे उनके पास जो डिग्री ऑफ द परमानेंट इंजेक्शन ही उन्होंने क्लेम की थी, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल था वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था और वो जो कि 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर लगाया गया था, और साथ में जो है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने रिलीफ नहीं मांगी थी, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल का ही जो है वो लगाया था। और ये एक सूट सिंपलिस्टर था सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन लेने के लिए, और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए बेशक कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन प्लेंटिफ को जो रिलीफ इनडायरेक्टली नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक सूट फॉर द सब्सटेंशिएटिव रिलीफ जो है उन्होंने क्लेम नहीं की, और जो प्रेजेंट केस में जो रिलीफ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की थी, सिर्फ उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन मांगा था कि पीसफुल पोजीशन में डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसलिए प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दी जा सकती फॉर द परमानेंट इंजंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट टू सेल था। और मोर पर्टिकुलरली जो डिफेंडेंट ने खुद क्लेम किया, काउंटर क्लेम किया है कि उनकी जो लैंड है उसको पोजेशन को वापस कर दिया जाए, और जो प्लेंटिफ ने क्लेवरली प्रेड किया कि वो रिलीफ फॉर द परमानेंट इंजेक्शन और सब्सटेंशिएटेड रिलीफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो एग्रीमेंट टू सेल का था जो वो नहीं क्लेम किया, जो कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। तो इसलिए अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टू सेल जो है वो डिग्री नहीं दी जा सकती, नो डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो पास नहीं हुआ है, इसलिए क्लेवर ड्राफ्टिंग करके वो है प्लेंटिफ को वो रिलीफ नहीं मिल सकती। तो ये ऑर्डर थे, उसको जो हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो है वो सेट असाइड कर दिया और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। और जो आइए अब हम इसकी जो तीसरी जो जजमेंट है उसके ऊपर देख लेते हैं तीसरी जजमेंट क्या है। जो तीसरी जो जजमेंट आई है वो है एक रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 286 ऑफ 2022 की। ये भी एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं, वो रिस्पोंडेंट्स हैं। और इसमें देखिए ये प्रेयर मांगी गई थी आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष डाली गई थी, और इसमें कई रिलीफ्स मांगी गई थी, सब्सटेंशिएटेड रिलीफ्स मांगी गई थी। और इसमें एक रिट ये भी मांगा गया था कि जो एपीआई रिट ऑर्डर अट्रैक्शन जो है
वो क्वेश्चनिंग ऑफ द इम्प्यूज्ड FIR कंप्लेंट्स है डिस्क्राइब जो पैरा 17 ऑफ प्रेजेंट पिटीशन है, उसमें जो क्वेश करने के लिए FIR कंप्लेंट्स थी उसके लिए एक चैनल का डिबेट हुआ था सो एंड सो डेट को, तो उसके ऊपर उन्होंने मांगी थी। और साथ में ये भी प्रेयर मांगी गई थी कि अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया गया कि जितने भी जो FIRs हुई हैं, कंप्लेंट्स हुई हैं जो पैराग्राफ नंबर 70 में, और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उन सबको एक ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो इन रिलेशन टू द पिटिशनर सेम इंसिडेंट रेकरेंस हुआ है, तो वो जो एक अलग से एक FIR हुई है स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन रिलेशन टू द सेल्स इंसिडेंट रेकरेंस। तो कई जो है रिलीज मांगेगी। तो ये सारी जो FIR और क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं फाइल जो हुई थी पिटिशनर के अगेंस्ट फाइल हुई थी डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में। एक इंसिडेंट अकरेंस हुआ था 100 डेट को और एक न्यूज़ चैनल में, और यहाँ पर ये मल्टीपल FIRs हैं वो फाइल हुई हैं। एक कुछ वेस्ट बंगाल में है और कुछ महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ये 6 FIR हैं। फिर बाद में 2 और FIR जो हैं वो फाइल हुई थी पिटिशनर के अगेंस्ट, उसके भी डिटेल्स बताए हैं, वो भी वेस्ट बंगाल और एक महाराष्ट्र में हुई थी। और ये क्लेम किया गया था कि वो एक एंकर हैं और न्यूज़ ओवर डिबेट टेलीकास्ट जो है करते हैं, और उन्होंने टेलीकास्ट किया था 100 डेट को। वहाँ पर एक और को एक्यूज थी, उनके ऊपर भी सेम जो है रिलीफ जो सेम जो है मतलब उसी केस में भी एक माननीय कोर्ट ने मिसलेनियस एप्लीकेशन सो एंड रिट पिटीशन सो में ट्रांसफर कर दी थी सारी रिस्पेक्टेड कंप्लेंट्स टू दी IAFSO यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस केस में भी कोर्ट में ये बताया गया कि पिटिशनर जो हैं वो यहाँ पर यही बताया गया कि कंटेंशन ये रखी गई थी पिटिशनर की साइड से कि वो को-एक्यूज्ड हैं और 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं हो सकती फॉर दी टू द सेम FIR कंप्लेंट्स। तो दूसरे अपोजिट काउंसिल ने भी कोई डिस्प्यूट नहीं किया, तो कोर्ट ने यही डायरेक्शन दी कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सेम FIR कंप्लेंट्स के ऊपर नहीं हो सकती हैं, और सेम जो कि इंसिडेंट भी सेम हुआ हो, अकरेंस भी सेम हुआ हो ऑफ दी टू द डिफरेंट को-एक्यूज्ड। तो इसके बेसिस पे जो पहले जो ये ट्रांसफर की थी, तो यहाँ पर ये बताया कि इस केस में भी जो इन्वेस्टिगेशन है और सब्सिक्वेंट FIR जो है वो जो भी रजिस्टर्ड होती है इन फ्यूचर में, उस पहले वाले केस में भी ये बताया था कि जो भी सब्सिक्वेंट केस में FIR रजिस्टर्ड होती है वो भी ट्रांसफर कर दी जाए टू दिस IAFSO यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस। और फिर इसके बाद इस जो है प्रिपेयर डायरेक्शंस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दी। और साथ में ये बताया कि जो प्रेयर 8 मांगी गई है रिट पिटीशन की क्वैश करने के लिए, उसमें कहा है कि वो पिटीशनर के बाद लिबर्टी होगी, वो अप्रोच हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। इस ग्राउंड्स पे जो है पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। आइए अब हम इसकी चौथी जो जजमेंट है उसके ऊपर हम देखते हैं क्या बताई थी चौथी जजमेंट में। और देखिए एक चौथी जो जजमेंट थी वो है सिविल अपील 2021 ऑफ 2022 की, ये सिविल अपील थी। और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने जो कि अपीलेंट हैं और रिस्पोंडेंट थे, और इसमें देखिए ये यूनियन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान जयपुर की जो बेंच थी DBCWP सो एंड सो नंबर, जिसने हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन को जो कि अपीलेंट ने फाइल की थी मींस यूनियन ऑफ इंडिया ने, और कंफर्म कर दिया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने के जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर है उसमें ये कहा था कि डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि रिव्यू किया जाए मीटिंग को और सिलेक्शन का स्क्रीनिंग कमेटी को, कि रिव्यू मीटिंग की जाए, कि मतलब रिव्यू मीटिंग को बुलाया जाए और स्क्रीनिंग कमेटी को रीअसेस किया जाए, मतलब स्क्रीनिंग कमेटी को द्वारा रीअसेस किया जाए सूटेबिलिटी के लिए जो रिस्पोंडेंट को SAG का जो ग्रेड है ग्रांट करना है। और इस दौरान जो ACR जो बनाया गया 2007 से 2008 का उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो फैक्ट्स ये थे इस केस में कि जो रिस्पोंडेंट थे वो जो रिस्पोंडेंट जो हैं वो इंडियन टेलीकॉम ग्रुप ए की सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और वो पोस्टेड थे डिप्टी जनरल मैनेजर सो एंड सो जगह पे। और उनका जो ACR था वो 2005 से लेकर 2007 तक वेरी गुड दिखाया जा रहा था, और लेकिन 2007 से 2008 में गुड रिमार्क्स है वो दिखाया गया।
और इसलिए जो बेंचमार्क से जो 2007 से 2008 का था वो कम्युनिकेट किया गया लेटर 2010 में किया गया, और लेकिन रिस्पोंडेंट को इन्फॉर्म कर कहा गया कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है जनरल मैनेजर सो एंड सो जगह को जयपुर को दे सकते हैं। और रिस्पोंडेंट ने जो है अपनी मतलब रिप्रेजेंटेशन दी 19 जून 2010 की। और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट का यही केस था कि ACR जो है वो वेरी गुड है 2005 से लेकर 2007 तक, लेकिन 2007 से 2008 में जो ACR है वो गुड दिखाया गया। और 3 इयर्स में एक रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग अथॉरिटी जो दोनों सेम ही हैं। और इसके बाद भी कोई डेफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क है, वो कोई डेफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क नहीं थी। तो रिव्यूइंग ऑफिसर ने एरोनियसली एरर के थ्रू एक जो है उनको रेटिंग है गुड बताया गया, जो कि ACR 2007 से 2008 था इंस्टेड ऑफ वेरी गुड। तो इसलिए ACR जो प्रीवियस 2 इयर्स में भी वेरी गुड ही बताया गया था। रिप्रेजेंटेशन को जो है वो डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। कम्युनिकेशन ऑर्डर 1 अक्टूबर 2010 का। उसके बाद मीटिंग हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की, और उसमें बताया गया कि 28 दिसंबर 2010 को उसमें बताया गया कि कंसीडर द ग्रांट ऑफ NFU इन SCG। तो रिस्पोंडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है, रिस्पोंडेंट को एलिजिबल नहीं पाया गया DPC द्वारा, और कि उनकी जो ACR जो है वो गुड है वेरी गुड के बजाय। इसलिए रिस्पोंडेंट ने आगे ओरिजिनल एप्लीकेशन OA नंबर 100 फाइल किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में यही इशूज रेज किए गए और बताया गया कि गुड बताया गया 2007 से 2008 में। तो रिजेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन जो है बिलो बेंचमार्क है वो आर्बिट्रेरी है और अनजस्टिफाइड है, कि कोई शॉर्ट कमिंग्स जो वर्क में नहीं बताई गई और वो ना ही कोई नोटिस में बताया गया। और ट्राइब्यूनल ने ओपिनियन दिया कि जो रिमार्क्स थे 2007 से 2008 का वो टोटली क्लियरली एडवर्स हैं, और उसमें कम्युनिकेशन जो है ऑफिसर कंसेंट को विद इन द टाइम लिमिट में प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में बतानी चाहिए, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ऑफिसर को। इसलिए जो 2 अर्ली ईयर्स में जो कि ACR जो थी वो वेरी गुड थी, और सब्सिक्वेंट ईयर में जो ACR है जो वो गुड बताएगी। तो इसलिए ये एक्शन जो है आर्बिट्रेरी है। और ट्राइब्यूनल ने फिर इसलिए जो रिजेक्शन थी रिजेक्शन का जो ऑर्डर था रिप्रेजेंटेशन का, उसको सेट असाइड कर दिया और कहा कि केस को रिव्यू किया जाए, मतलब रिस्पोंडेंट के केस को रिव्यू किया जाए, और जो इग्नोर किया जाए इस बेंचमार्क को जिसमें गुड बताया गया 2007 से 2008 का, और कंसीडर किया जाए केस को रिस्पोंडेंट को अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो है फिर यूनियन ऑफ इंडिया के पास ने आगे अपील डाली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन द्वारा। रिट पिटीशन भी डिसमिस हो गई। बाद में जो फाइनल जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई यूनियन ऑफ इंडिया को जो है वो रिलीफ नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे यही बताया कि जो ACR था वो 2005 से 2007 का वो वेरी गुड था, और गुड जो है वो 2007 से 2008 का था, जबकि सेम रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर थे। और सब्सिक्वेंटली जो डिस्पाइट द फैक्ट द रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी गई ACR को फॉर द वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट द ACR इन द ईयर 2007 टू 2008, लेकिन वैलिड रीजंस नहीं बताए गए रिजेक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्यों रिजेक्ट की गई है। तो इसलिए ओपिनियन ये बताया गया कि जो लर्नड ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने कोई एरर नहीं की अपने ऑर्डर में, और जिसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिपार्टमेंट को कि वो अपनी जो रिव्यू मीटिंग को कॉल करें ऑफ द रिव्यू मीटिंग ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी को कॉल करें, ताकि वो रीअसेस कर सकें सुटेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ SCG। तो इस ग्राउंड्स पे जो अपील है वो यूनियन ऑफ इंडिया की डिसमिस कर दी। आइए अब हम इसकी जो 5th जजमेंट है इसको देख लेते हैं। इसमें जो है 2 नॉन रिपोर्टेबल हैं, तो टोटल 8 जजमेंट्स आई हैं जो कि रिपोर्टेबल हैं, और बाकी 4 जो जजमेंट्स हैं वो हम इसके पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।